Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sini, MBBS from West Medical College Bikaner. So guys, today's topic is hepatitis virus. Guys, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लॉन्ग क्वेश्चंस आपका हेपेटाइटिस वायरस और एचआईवी वायरस दोनों में से एक का आता है. ठीक है, मैक्सिमम चांसेस हैं. ठीक है, तो हेपेटाइटिस वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजीएस्ट वे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी मोर्फोलॉजी देखेंगे, देन इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन हेपेटाइटिस बी वायरस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, देन पैथोजेनेसिस एंड देन लास्ट में लैब डायग्नोसिस. तो गाइस आराम से बैठिए, रिलैक्स रहिए. ठीक है, पूरा वीडियो हम अच्छे से अच्छी भाषा में कवर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेसिक से चलते हैं. हेपेटाइटिस वायरस है क्या, इसका नाम हेपेटाइटिस क्यों रखा. गाइस आपको पता है इसका नाम हेपेटाइटिस क्यों रखा. हेपेटाइटिस इसलिए रखा क्योंकि लीवर जो सेल है, जो लीवर होता है हमारा, ठीक है, उसको अफेक्ट करता है. ठीक है, तो हेपेटिक टिश्यू, हेपेटिक मतलब लीवर से रिलेटेड, तो लीवर सेल्स में ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम हेपेटाइटिस वायरस रखा गया. ठीक है, ये जो वायरस है हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ वायरस है. ठीक है, जो हेपेटाइटिस वायरस है ये क्या है, हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ वायरसेस है. हेटेरोजीनस मतलब ये वायरस डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं. मतलब कोई हेपेटाइटिस जैसे ए वायरस है, बी वायरस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से ये बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ वायरसेस कहते हैं. ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है, इसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इन्हें हेटेरोजीनस कहते हैं. समझ में आ गया. ऑल आर हेपेटोट्रोपिक. ये बात ध्यान रखना, ऑल आर हेपेटोट्रोपिक. हेपेटोट्रोपिक मतलब ये क्या करते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन करते हैं लीवर का. जो लीवर है आपका उसका क्या करेंगे, एक्यूट इन्फ्लामेशन, उसको इन्फ्लेम कर देंगे लीवर को, इसलिए तो इसका नाम हेपेटाइटिस रखा है और हेपेटोट्रोपिक है. ठीक है, सारे वायरस हेपेटोट्रोपिक होते हैं जो भी हेपेटाइटिस वायरस के अंदर इंक्लूडेड है. हेपेटाइटिस वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस. ठीक है, ये ध्यान रखना है. हेपेटाइटिस जो वायरस है ये सारे क्या है, आरएनए वायरसेस हैं. ऑल आर आरएनए वायरस, सभी आरएनए वायरस हैं छोड़ करके हेपेटाइटिस बी वायरस को. हेपेटाइटिस बी वायरस को छोड़ के सारे क्या है, ये आरएनए वायरसेस हैं. हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये डीएनए वायरस होता है. क्या है, डीएनए वायरस. तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर बोली है. ठीक है, आगे चलते हैं अगर हम, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं. क्लासिफिकेशन एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम दो चीज यहाँ पर पहले देख लेते हैं. हमने वायरस के स्ट्रक्चर पढ़ी थी. ठीक है, तो वायरस का ये वायरस की स्ट्रक्चर होती है, बीच में ये जीनोम होता है वायरस का. ये क्या है, जीनोम. डीएनए और आरएनए हो सकता है. ठीक है, कैप्सिड होता है वायरस का. कैप्सिड किसका बना होता है, प्रोटीन का. ठीक है, कुछ कुछ वायरस में क्या होता है, कुछ कुछ वायरस में यहाँ पर ये क्या होता है, ये क्या होता है गाइस, इन्वेलप होता है. कुछ कुछ वायरस में इन्वेलप भी प्रेजेंट होता है. इन्वेलप किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है. ये बेसिक वायरोलॉजी में हमने कर लिया. ठीक है, तो गाइस जैसे हेपेटाइटिस के अंदर बहुत सारे वायरस हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस एंड हेपेटाइटिस जी वायरस. ये इसका क्लासिफिकेशन है. ठीक है, और अब मैं बात बताऊं, जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है एंड हेपेटाइटिस जो डी वायरस है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इन्वेलप्ड वायरस होते हैं. क्या होते हैं, इन्वेलप्ड वायरस होते हैं. क्या होते हैं, इन्वेलप्ड वायरस. बी सी डी से आप याद कर सकते हैं. इन्वेलप्ड वायरस मतलब इसके अंदर जो लिपिड आउटर लेयर जो है वो लिपिड की बनी हुई रहती है. ठीक है, इन्वेलप्ड वायरस उन्हें कहते हैं. ठीक है, और जो हेपेटाइटिस ए है और हेपेटाइटिस जो ई है वो क्या होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड है. इसके इनके अंदर ये लाल वाली जो है, ये इन्वेलप जो है ये एब्सेंट होता है. यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में बताया ना कि जो लाल वाले स्ट्रक्चर दिख रही है ये इन्वेलप है, तो हेपेटाइटिस ए और ई के अंदर इन्वेलप एब्सेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं. क्लियर, समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ठीक, अब हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जी, इनमें हम हेपेटाइटिस वायरस को क्लासिफाई करते हैं. ठीक, हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस करता है. इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस मतलब ये जो वायरस है ये इन्फेक्शियस पर्सन से फैलता है. इन्फेक्शियस पर्सन से फैलता है, इन्फेक्शियस जो पर्सन होते हैं वहां से फैलता है. ठीक है, समझ में आ गया. सेरम हेपेटाइटिस, सेरम हेपेटाइटिस मतलब ये वायरस है, ये ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है. ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है और हेपेटाइटिस कोज करता है, ब्लड प्रोडक्ट्स. ठीक है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी वायरस को क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन. पोस्ट ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है गाइस, यहाँ पे पोस्ट ट्रांसफ्यूजन का, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मतलब जो आप ब्लड ग्रुप, जो आपने ब्लड डोनेट करते हैं जो, ठीक है, वहां से फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं. जो ब्लड, ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, मतलब जिनका जो ब्लड है टाइम टू टाइम उनको रिकवर कराना पड़ता है, उन पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस सी वायरस ज्यादा
रिस्क रहेगी हेपेटाइटिस सी वायरस की, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस डी वायरस जो है डिफेक्टिव वायरस होता है। इसको डिफेक्टिव क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है। हेपेटाइटिस डी वायरस को डिफेक्टिव वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हेपेटाइटिस डी वायरस खुद रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। खुद क्या नहीं कर सकता, रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। ये वायरस आत्मनिर्भर नहीं है। क्या नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। इसको हेपेटाइटिस बी वायरस की जरूरत होती है रेप्लिकेशन के लिए। भाई अकेला रेप्लिकेट नहीं करेगा, कौन रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, हेपेटाइटिस बी वायरस इसको रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, क्लासिफिकेशन होगा, ये सारे हमने डिटेल में देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे गाइस, अगर तो हेपेटाइटिस बी वायरस को हमने बोला था कि हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी हमने जनरल हेपेटाइटिस वायरस के जनरल बेसिक में देखा कि हेपेटाइटिस बी वायरस ओनली डीएनए वायरस है हेपेटाइटिस का, ठीक है। सभी हेपेटाइटिस वायरस क्या है, आरएनए है। सिर्फ सिर्फ हेपेटाइटिस बी वायरस ही डीएनए वायरस है। क्लियर, ठीक है। ओनली डीएनए वायरस अमंग हेपेटाइटिस वायरस। समझ में आ गया लाइन। ये जो वायरस है मोस्ट वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत फैला हुआ है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसकी चलती बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंपोर्टेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस और बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी हेपेटाइटिस फैलाएगा। सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस। सेल्फ लिमिटिंग मतलब बिना ट्रीटमेंट के ये सही हो जाता है, ठीक है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप ठीक हो जाने वाला, ठीक है। और जो सेल्फ लिमिटिंग हेपेटाइटिस होता है, तो ये सब क्लिनिकल भी हो सकता है और सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। मतलब सिम्टम्स भी आ सकते हैं और एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। सब क्लिनिकल मतलब जिसमें सिम्टम्स एब्सेंट हो लेकिन हेपेटाइटिस प्रेजेंट हो, ठीक है। कैसे कि सिम्टम्स एब्सेंट हो हेपेटाइटिस प्रेजेंट हो, ये कैसे, मान लो आपने इसका ब्लड टेस्ट कराया, उसके अंदर इसके एंटीजन पॉजिटिव आ गए। हेपेटाइटिस बी के अंदर जो एंटीजन होते हैं वो पॉजिटिव आ गए, लेकिन पर्सन एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। समझ में आ गया सब क्लिनिकल मतलब, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये कुछ हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस करता है, जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस कर देता है, जो लीवर का सिरोसिस है वो कर देता है, एंड फल्मिटेंट हेपेटाइटिस भी कर देता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर। अब कैसे हम देखते हैं मोर्फोलॉजी देखते हैं। मोर्फोलॉजी में क्या देखेंगे हम, गाइस तीन तरह के ये पाए जाते हैं। एक होता है स्फेरिकल फॉर्म, ये आपकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखना, ये देखो स्फेरिकल, गोल गोल सा है। तीन तरह के पाए जाएंगे, एक स्फेरिकल फॉर्म के हेपेटाइटिस वायरस, एक ट्यूबुलर फॉर्म, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक होता है। अब ये देखो, ये वाला देखो, ये ट्यूब लाइक है, ट्यूबुलर फॉर्म। एक होता है कंप्लीट फॉर्म और डेन पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म मतलब सारा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम डेन पार्टिकल भी कहेंगे। स्फेरिकल फॉर्म जो है ये वाला जो है स्फेरिकल फॉर्म जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म है, एंड इसका डायमीटर कितना होता है, 22 नैनोमीटर डायमीटर होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट फॉर्म है गाइस, ये हमें पता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एचबीएस एंटीजन का प्रेजेंट होता है, एचबीएस एंटीजन का प्रेजेंट होता है। एचबीएस एंटीजन क्या होता है गाइस, वो हम यहाँ पे अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाला है। तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो स्फेरिकल फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एचबीएस एंटीजन ही रहेगा, ठीक है। ट्यूबुलर फॉर्म है, ये थोड़ा इससे बड़ा होता है स्फेरिकल फॉर्म से, ये 200 नैनोमीटर लॉन्ग होता है, एंड एचबीएस एंटीजन का ही ये बना हुआ रहता है, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म और डेन पार्टिकल जो होता है, ये हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। समझ में आ गया, ट्यूबुलर फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म एंड कंप्लीट फॉर्म। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब हमें अभी बताया था कि हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन क्या होता है, मैंने बताया था, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक। तो हेपेटाइटिस बी एंटीजन ये पूरा क्या है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, हेपेटाइटिस बी वायरस की, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस में ये जो बाहर के हैं ये क्या है, ये दिस वन ऑरेंज कलर में, ये क्या है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन, सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन, एस मतलब सरफेस पे एंटीजन। इस हेपेटाइटिस बी वायरस की सरफेस पे जो एंटीजन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन, ठीक है। समझ में आ गया। और भी बहुत सारे एंटीजन होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के स्ट्रक्चर में, जैसे एच बी ई एंटीजन, ठीक है, एच बी सी एंटीजन। सी एंटीजन मतलब कोर, सी एंटीजन, ये जो एंटीजन है ये कोर प्रोटीन बनाता है। ये क्या है, कोर प्रोटीन है। ये क्या है, कोर प्रोटीन। कौन बनाता है, हेपेटाइटिस सी एंटीजन, ठीक है। ये कोर प्रोटीन बना दिया। अब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के बीच में ये ग्रीन ग्रीन जो है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन होते हैं, ठीक है। और ये बीच में ये क्या है, डीएनए है, ये रेडिस रेडिस डीएनए है, और ये डीएनए पॉलीमरेज है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें इस जो एंटीजन्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना।
अब जो हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं, जो सरफेस एंटीजन है, ये जो आपका ऑरेंज ऑरेंज है वो हम पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसको हम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहते हैं। अब कहीं समझ में नहीं आएगा कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक पर्सन था, उसके अंदर ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया, ठीक है, इसलिए हम इसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स एंटीजन होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक कॉमन ग्रुप रिएक्टिव एंटीजन, ठीक है। देखो एंटीजन है, उसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। एंटीजन, उसके अंदर एक एपिटोप होता है, एपिटोप होता है एंटीजन के अंदर। क्या होता है? एपिटोप। एपिटोप क्या होता है? जहां पर एंटीबॉडी बाइंड करती है, ठीक है। तो ए एपिटोप यहां पर, तो हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जो एपिटोप होता है, ए एपिटोप, उन सब में पाया जाएगा। सारे तरह की हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन के अंदर ए एपिटोप पाया जाएगा। देखो क्या होता है, हेपेटाइटिस जो बी एस एंटीजन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करना। हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन की बहुत सारी वेराइटीज होती है, 4 वेराइटीज होती है। जो 4 वेराइटीज हैं उनको किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं? बस दो कंपोनेंट की बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कॉमन ग्रुप रिएक्टिव एंटीजन, मतलब ये सारी वेराइटीज के अंदर पाया जाएगा। जो ए एपिटोप होता है सारी वेराइटीज के अंदर पाया जाएगा। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है 2 पेयर ऑफ टाइप स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। देखो डी और वाई, डब्ल्यू एंड आर, ये जो दो पेयर है ये इनके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो ए सबके अंदर पाया जाएगा और इनमें से एक एक हम ले लेंगे बारी बारी से। तो देखो ए है हमारे पास, यहां ध्यान से देखना, ए तो सबके अंदर रहेगा, लेकिन इसके अंदर हम डी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ए डी और देन डब्ल्यू, ए डी डब्ल्यू, मतलब पेयर में इन दोनों में से एक एक आएगा, ठीक है। ए डी डब्ल्यू ले लिया, फिर हमने ले लिया ए डी आर, ए डी आर ले लिया, देन ए वाई डब्ल्यू, ए वाई डब्ल्यू, देन ए वाई आर। समझ में आ गया कि भाई ए एपिटोप तो सबके अंदर रहेगा, जबकि जो दूसरा कंपोनेंट के एक एक आएगा, दूसरे कंपोनेंट के दो पेयर हैं उनमें से एक एक हम ले लेंगे, ठीक है। तो 4 वेराइटीज, 4 सब टाइप ऑफ एचपीएस एंटीजन यहाँ पर बनेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वापस रिवाइंड करके समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ये बीच में जो कोर प्रोटीन बना रहा है, ये ब्लूज, तो ये है हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन। ये इंटरसेलुलर कोर प्रोटीन बनाता है, हमने बता दिया। ये नॉट सिक्रेटेड, सिक्रेट नहीं होता। सिक्रेट नहीं हो रहा तो ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा, इसलिए कैन ब्लड के अंदर सर्कुलेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिक्रेट नहीं हो रहा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कोर प्रोटीन ये बनाता है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे गाइस? अब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन हेपेटोसाइट्स जो होते हैं, हेपेटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसको बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। इम्यूनोफ्लोरेसेंस से हम इसे क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। समझ में आ गया सारी चीजें। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी प्रीकोर एंटीजन, मतलब ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर हैं इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर है ये नॉन पार्टिकुलेट होती है, सोल्यूबल एंटीजन, मतलब सोल्यूबल होते हैं ये वाले एंटीजन। और ये सिग्नल प्रोटीन रखते हैं, एक टाइप का प्रोटीन होता है सिग्नल प्रोटीन। और ये सिग्नल प्रोटीन इनको किस में मदद करता है? इनको इनके सिक्रीशन में मदद करता है। इन हेपेटाइटिस बी प्रीकोर एंटीजन के सिक्रीशन में कौन मदद करता है? सिग्नल प्रोटीन। ये इनके इन एंटीजन में पाया जाता है और इस प्रोटीन की वजह से ये सिक्रीट हो पाते हैं, और सिक्रीट हो पाएंगे तो ये सर्कुलेशन में प्रेजेंट हो पाएंगे, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी प्रीकोर एंटीजन ये जो है ये सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो हेपेटाइटिस बी सी एंटीजन था ये सर्कुलेशन में एब्सेंट होंगे क्योंकि ये सिक्रेट ही नहीं हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं वायरल जीनोम की। जो वायरल जीनोम होता है, अंदर का जो जीनोम होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का जो जीनोम होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पिक्चर है, ये आपको एग्जाम में बनानी है, ठीक है, जीनोम की। इसमें गाइस 4 ओवरलैपिंग जीन्स होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 4 ओवरलैपिंग जीन्स। देखो ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक जीन है रेड वाली, ये ग्रीन वाली एक जीन है, ये येलो वाली एक जीन है, ये ब्लू वाली एक जीन है। और ये सारी जीन एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रही है। समझ में आ गया, ठीक है। एस जीन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। एस जीन के बारे में हम यहाँ पर पूरा पढ़ते हैं। एस जीन के 3 रीजन हो गए, एक तो एस जीन, एक प्री एस वन, एक प्री एस टू, ठीक है। और ये तीनों मिलाकर किसको कोड करते हैं? हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन। जो हमने यहाँ पढ़ा, जो हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन था, ये ऑरेंज वाला, इसको कौन कोड करता है? जीनोम की
ये एस वाली जो जीन है ये इसको कोड करती है इस एंटीजन को। तो पता होना चाहिए एस एच बी एस एंटीजन कहां से आया। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें क्लियर। एस रीजन कोड है। अब जो इंडिविजुअली देखें कि इन तीनों को मिला के तो हम एच बी एस एंटीजन बना लेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअली एस है ये क्या बनाती है, ये मेजर प्रोटीन बनाती है, एस प्रोटीन बनाती है। ठीक है, और गाइज अगर एस जो जीन है, जो एस जीन है इंडिविजुअली, और हम अगर प्री एस टू मतलब इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये दोनों मिलके हम क्या बनाएंगे, मिडल एम प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एम प्रोटीन्स बनाएंगे। किसको कोड करेंगे, एम प्रोटीन को कोड करेंगे। अगर हम पीछे वाली दो को मिला दें, पीछे वाली दो को मिला दें, प्री एस वन एंड प्री एस टू, ठीक है, प्री एस वन एंड प्री एस टू को मिला दें तो ये क्या बनाएंगी, प्री एस वन एंड प्री एस टू को मिला दें किसके साथ, एस के साथ, प्री एस वन एंड प्री एस टू प्लस एस को मिला दें तो लार्ज प्रोटीन बनाएंगी। और जो लार्ज प्रोटीन होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वायरियोन के अंदर प्रेजेंट होता है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, ठीक है, तो मैं इसको वापस मिटान रहा हूं, इस सारी चीज को वापस बता रहा हूं आपको कि क्या, ठीक हो, एस जीन के बारे में डिस्कस करें, एस प्लस प्री एस टू प्लस प्री एस थ्री तीनों जो हैं किसको कोड करेंगी, एच बी एस एंटीजन को, एच बी एस एंटीजन को कोड करेंगे। अगर हम सिंगल इंडिविजुअली देखें तो एस किसको कोड करेगी, एस कोड करेगी मेजर प्रोटीन एम प्रोटीन को। ठीक है, मेजर प्रोटीन एस, एस प्रोटीन को करेगी। अगर हम क्या करें, एस और प्री एस वन प्री एस टू को मिला दें तो एम प्रोटीन को कवर करेगी, मिडल एम प्रोटीन को कोड करेगी। ठीक है, अगर हम प्री एस वन प्री एस टू प्लस एस को मिला दें, ठीक है, तो एल लार्ज प्रोटीन को कोड करेगी। समझ में आ गया एस जीन के बारे में आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी जीन की। सी जो जीन है, देखो ये वाली जो जीन है ब्लू वाली, ये सी जीन है। ठीक है, अब सी जीन के भी दो रीजन है, प्री सी एंड सी रीजन, प्री सी एंड सी रीजन है, जो दो न्यूक्लियो जो कोड करते हैं दो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन को। ठीक है, कौन कौन से, जो प्री सी रीजन है ये कोड करेगा एच बी ई एंटीजन। जो एच बी ई एंटीजन जो पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, एच बी ई एंटीजन, इसको कौन कोड करता है, इसको कोड करता है प्री सी रीजन ऑफ सी जीन। ठीक है, और जो सी रीजन होता है ऊपर वाला वो एच बी सी एंटीजन को कोड करेगा। समझ में आ गया, दो जीन के बारे में हमने समझ लिया। तीसरी जीन है एक्स जीन, गाइस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एक्स जीन जो होता है वो एच बी एक्स एंटीजन को कोड करेगा। किसको कोड करेगा, एच बी एक्स एंटीजन को कोड करेगा। और जो एक्स बी एक्स एंटीजन है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेलुलर एंड वायरल जीन को। जो वायरल जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को पता है ना, प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो एच बी एक्स एंटीजन उस प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और जो एक्स जीन है उसके बारे में एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बाइंड टू P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, उसको बाइंड कर देता है और उसको इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कार्सिनोजेनेसिस आपके हो सकता है। कार्सिनोजेनेसिस मतलब कैंसर। तो P53 ट्यूमर सप्रेसिंग जीन, जब ट्यूमर सप्रेसर जीन ही डैमेज हो जाएगी तो ट्यूमर आसानी से फैल जाएगा और कार्सिनोजेनेसिस हो जाएगी। तो एक्स जीन यहाँ पर ये काम करती है। ठीक, और जो एच बी एक्स एंटीजन है और इसकी जो एंटीबॉडी बनेगी वो एलिवेट हो जाती है पेशेंट विद सीवियर क्रोनिक हेपेटाइटिस में। हमें ये एंटीजन और इसकी जो एंटीबॉडी है वो मिलेगी, और हेपेटोसेलुलर जो कार्सिनोमा है, जो कार्सिनोजेनेसिस है, वहां पर भी ये इसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो मिलती हैं। तो समझ में आ गया कि सी जीन क्या होती है, एक्स जीन क्या होती है। ठीक है, लास्ट है ये पी जीन। पी जीन क्या है, ये रेड वाली। ठीक है, लार्जेस्ट जीन है, ये पोलिमरेज प्रोटीन को कोड करती है। और जो पोलिमरेज प्रोटीन का क्या काम है गाइस, पोलिमरेज प्रोटीन तीन एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी रखता है। पहली डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, सेकंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, एंड थर्ड इज आरएनएज एच एक्टिविटी। तीन प्रॉपर्टीज हो गई पी जीन की। ठीक है, पी जीन को उसको कोड करेगी पोलिमरेज पी प्रोटीन को, पोलिमरेज पी प्रोटीन, ये तीन एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी एंड आरएनएज एक्टिविटी। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, डीएनए से क्या बनाएगा, सॉरी आरएनए से वापस क्या बनाएगा, डीएनए बनाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन में, ठीक है, आरएनए से डीएनए बनता है। समझ में आ गया। अब पैथोजेनेसिस क्या होती है इस वायरस की वो हम देखेंगे। गाइस ट्रांसमिशन होता है। अब ये आपका नॉर्मल ह्यूमन है, ये नॉर्मल ह्यूमन है। ठीक है, अब इसके अंदर कहां से हेपेटाइटिस वायरस का इंफेक्शन आएगा वो हम देखते हैं। बस पेरेंटल रूट से आ सकता है।
पेरेंटल रूट मतलब ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से, जैसे आपके ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो इन्फेक्टेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया तो HIV आ सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। निडल प्रिक इंजरी मतलब जो ड्रग्स लेते हैं, जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, इंट्रावीनस, तो वहां से भी हो सकता है। ठीक है, आपके जो इंजेक्शन लगते हैं निडल से, वो से भी फैल सकता है। ठीक, डेंटल प्रोसीजर है वहां से भी फैल सकता है। सेकेंड ट्रांसमिशन इनका सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर टू फीटस में भी ये जा सकता है, मदर टू फीटस। डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट से भी ये इसका ट्रांसमिशन देखा गया है। हाई रिस्क ग्रुप्स क्या हैं, जो सर्जन्स हैं, वो सर्जन्स क्यों है हाई रिस्क ग्रुप्स में, ठीक है, ज्यादा रिस्क क्यों है उनको ट्रांसमिशन होने की, क्योंकि वो इंजरी, नीडल प्रिक इंजेक्शन लगाते रहते हैं, नीडल प्रिक इंजरीज करते रहते हैं। ठीक है, सेक्स वर्कर्स, इनमें भी बहुत हाई रिस्क है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पेशेंट्स हैं उनमें हो सकता है। एंड ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं थ्रू इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस लेंगे तो निडल से लेंगे, ठीक है, तो वहां से भी हेपेटाइटिस जो वायरस है उसको फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। हम रेप्लिकेशन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस यहाँ पर आ गया, ट्रांसमिशन के थ्रू आ गया। ठीक है भाई, आ गया, अब आ गया, ये हमारी सेल है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस आ गया। सबसे पहले अटैचमेंट होता है, यहाँ पर अटैचमेंट होगा, जैसे ही अटैचमेंट होगा ये हेपेटाइटिस बी साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ये साइटोप्लाज्म में चला गया हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाते ही इसकी क्या होती है, अनकोटिंग होती है। क्या होती है, अनकोटिंग होती है। जैसे साइटोप्लाज्म में गया इसकी अनकोटिंग होगी, फिर ये अनकोटिंग होने के बाद में ये कहाँ जाता है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। ठीक, अब इसे कोटिंग होने के बाद में ये क्या चला गया, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को जूम करके हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जूम करके हम यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर अब हम एक चीज शुरू से यहाँ पर करते हैं। हेपेटाइटिस जो वी वायरस है, इसके अंदर जो जीनोम होता है पार्शियली डबल स्टैंडर्ड होता है, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक, अब जैसे ही ये इस न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो ये पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंप्लीट डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और देन कंप्लीट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एमआरएनए एंड प्रीजीनोमिक आरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, एमआरएनए एंड प्रीजीनोमिक आरएनए के अंदर। ये सारी प्रोसेस कहां हो रही है, न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, किसकी, होस्ट सेल की न्यूक्लियस में हो रही है। क्लियर, समझ में आ गया। अब जो प्रीजीनोमिक आरएनए है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वापस पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब जो पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये बन गया सब। और दूसरी साइड में जो एमआरएनए था वो क्या बना दिया, वो एमआरएनए राइबोसोम के पास जाता है कि भाई राइबोसोम आप प्रोटीन बना दो, तो प्रोटीन बन जाता है। और पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पहले से बन रहा है, इन दोनों की क्या हो जाती है, असेंबली हो जाती है। और असेंबली के बाद में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। समझ में आ गया कि हेपेटाइटिस बी वायरस का कैसे रेप्लिकेशन होता है, कैसे जो पूरी प्रोसेस है वो आपको याद होनी चाहिए। बहुत सिंपल वे में बताया है, वापस रिवाइंड करके पॉज करके आप वापस सुन सकते हो इस पूरी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को। ठीक है, लैब डायग्नोसिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया इसलिए। ठीक है, तो गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अनुराग सैनी एमबीबीएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करके डाउट क्वेरीज को भी हैं वो पूछ सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है गाइस, और तो सब अच्छा है। थैंक यू फॉर हियरिंग मी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।